नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में मोदी की गूंज। 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का किया पीएम मोदी ने उद्घाटन। भव्य रोड शो में भव्य नजारा। सुरक्षा में चूक का भी उठा मुद्दा। दिल्ली में विज्ञापन पर जमकर संग्राम। आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे 164 करोड़। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने भेजा रिकवरी नोटिस। श्रीनगर में 30 जनवरी को होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन। खड़गे ने 21 पार्टियों को पत्र लिख भेजा न्योता। विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश। टीएमसी के एक और विधायक का कैश लॉक। आईटी रेड में एमएलए जाकिर हुसैन के घर से 15 करोड़ रुपए बरामद। बिहार के शिक्षा मंत्री का अशिक्षित बयान। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया नफरती ग्रंथ। बयान पर सीएम नीतीश चुप। साधु संतों में भारी गुस्सा। आज की सबसे पहली खबर में बात कर्नाटक में मोदी की गूंज की। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। रोड शो के दौरान एक युवक पीएम मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया। उसके हाथ में एक माला था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को पीएम के पास पहुंचते ही पकड़ लिया। हालांकि कोई बड़ी चूक नहीं हुई, पर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा चुनाव को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, राहुल गांधी पंजाब में यात्रा कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, और प्रधानमंत्री वहां रैली कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। कर्नाटक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। वैसे 2023 इस साल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। उसमें सबसे अहम कर्नाटक को इसलिए माना जा रहा है कि वहां तक तो बीजेपी की सरकार है, और दूसरी बात, राहुल गांधी का कैंपेन अगर कुछ असर दिखाया है। कर्नाटक में काफ़ी भीड़ थी। कर्नाटक में बहुत ही सफल यात्रा बताई जा रही है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक भी नहीं जीत सकती है, तो ये राहुल गांधी की जो जितनी हवा हवाई है वो बिल्कुल साफ, और जो भीड़ आज नजर आई उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू बरकरार है। और दूसरी चीज़, इस बात की तारीफ करनी चाहिए, अब चुनाव की घोषणा कुछ महीने में हो ही जाएगी, और प्रधानमंत्री पहले से ही कर्नाटक और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ऑलरेडी प्लान पहले से बना करके तैयार रखे हुए हैं। तो कर्नाटक में बीजेपी जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है, सरकार वहां पे अनपॉपुलर है, लेकिन मोदी का मैजिक बरकरार है। जी, रोड शो में मोदी का मैजिक तो नजर आया, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई सुरक्षा में चूक हुई है क्या? ये चूक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इतने नजदीक आने की किसी की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो रोड शोज, पब्लिक के साथ पब्लिक में घुस जाना, कुछ गलतियां इधर से भी होती है। लेकिन जो कुछ आज हुआ, वैसे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन था, और वो माला अपने से हाथ से देना चाह रहा था। ये एक बड़ी चूक है। कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के इतने नज़दीक आ जाए, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल। अब बात आम आदमी पार्टी को लगे 164 करोड़ के बड़े झटके की। दिल्ली में विज्ञापन को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी विज्ञापन को लेकर घिर गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने यह रिकवरी नोटिस भेजा है। साथ ही इसमें 10 दिनों के अंदर रुपए जमा करने को भी कहा गया, और अगर भुगतान नहीं किया जाता तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आपका दफ्तर भी सील किया जा सकता है। नोटिस मिलते ही आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में अफसरों का असंवैधानिक नियंत्रण का आरोप भी लगाया है। कितना बड़ा ये झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए? अभी तो ये छोटा सा झटका है।
अभी ये 164 करोड़ पे खत्म नहीं होगा, ये 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा। वो रीजन आप समझ लीजिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय किया कि किस तरीके से आप एड्स दे सकते हैं। सरकार के पैसे का इस्तेमाल सरकार के काम काज, उनके प्रचार प्रसार के लिए आप एडवर्टीजमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी या किसी नेता के चेहरे को चमकाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन रख दी, और अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर कमेटी बैठेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे, कोई बीजेपी या एलजी के आदेश पे नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे 3 लोगों की कमेटी बिठाई गई। और ये कमेटी 2015 में जब से वो बने मुख्यमंत्री, तब से लेकर 2017 मार्च 31 तक आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जितने एड्स दिए गए उसको खंगाला गया। जो पॉलिटिकल एड था और जो गवर्नमेंटल एड्स थे उसको अलग किया गया। पॉलिटिकल एड्स जो चेहरा चमकाने, जो गाइडलाइन के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर आपको जुर्माना भरा गया। तो ये पैसे सूद समेत 164 करोड़ के आसपास ये बन रहा है। अभी जो मैंने कहा कि 1000 करोड़ से आगे भी जाएगा, क्योंकि 2017 से लेकर के अब तक उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है और उसकी भी विवेचना हो रही है, उसकी भी जांच चल रही है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो ये 1000 करोड़ से भी कहीं और आगे चला जाएगा। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर में भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छपती है, अखबार में एड्स आते हैं। मसला उसका नहीं है कि दिल्ली में छपवाओ या तमिलनाडु में छपवाओ। मसला बहुत ही सिंपल है। सरकार का ऐड और किसी नेता मुख्यमंत्री के चेहरे चमकाने का ऐड, ये मसला है। आपने आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। शुरुआत में तो कई सारे एड्स आपने ऐसे दिए जिसमें झाड़ू भी नजर आ रही थी। तो इसलिए कितना भी आप लाख बहाना बना लें, आपको पैसे तो जमा करने होंगे। पैसा अगर जमा नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उसको कुर्क किया जाएगा, वहां ताला लगाया जाएगा। कर पाएंगे भुगतान? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है कि भाई हम नहीं कराएंगे। वो ये तमाशा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के अफसरों के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। ये बकवास है। अगर ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है पूरी, ऐसे तो हर चीज़ में कूद करके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कोई ट्वीट करता है तो बोलते हैं मानहानि का, कोर्ट पहुंच जाते हैं। घर के बाहर कोई प्रदर्शन करता है तो भाई मर्डर करने आ गए थे, कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसमें भी कोर्ट जाओ भाई, वहीं से आपको इंसाफ मिल जाएगा। कोर्ट ये जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर कोर्ट ये गए और कोर्ट से फैसला आ गया तो इनका मुंह काला हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका समापन 30 जनवरी को होना है। विपक्षी एकता को मजबूती देने की कवायद के तहत भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के लिए 21 दलों को न्योता भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह पत्र भेजा गया, जिसमें समान विचारधारा वाले 21 विपक्षी दलों को चुना गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लेकर केसीआर की बीआरएस और देवगौड़ा की जेडीएस, ओवैसी सहित 7 विपक्षी दलों को न्योता नहीं भेजा गया। 21 दलों को न्योता भेजा गया। सब पहुंचेंगे या नहीं? मैं तो आश्चर्यचकित हूं। सवेरे सवेरे खबर आ गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लेटर जारी कर दिया गया, मीडिया में खबर भी आ गई। 2 घंटे के बाद लेटर गायब। खड़गे साहब के भी ट्विटर हैंडल पे था, कांग्रेस पार्टी के भी ट्विटर ऑफिशियल हैंडल पे था कि हमने चिट्ठी लिखी है, 21 लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। चिट्ठी सार्वजनिक करने के पीछे कारण क्या? कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के महिमा मंडन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष की तरफ से सारे लोगों ने एक तरीके से राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया। लेकिन ऐसा लग रहा है झटका लगा है। इन 21 में से कई सारे लोगों ने आने से मना कर दिया होगा, इसलिए चिट्ठी गायब।
अब 30 तारीख को समापन तो होगा, लेकिन कितने लोग आएंगे? और मुझे तो एक और बात खाए जा रही है, वो ये चिट्ठी में बताया गया कि 21 ऐसी पार्टियां जिसके साथ वैचारिक समानताएं हैं। वामपंथियों से आपकी वैचारिक समानताएं हैं, सीपीआई से, सीपीआई-एमएल से, सीपीएम से, हैं? ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। आरजेडी से वैचारिक माने आपकी समानताएं हैं, समाजवादी पार्टी से, कास्ट बेस्ड पार्टियों से आपकी समानताएं हैं, शिवसेना के साथ भी समानताएं हैं वैचारिक। ये कौन सी वैचारिक खिचड़ी आप पका रहे हो भाई? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके तमाम जो मैनेजर्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी किस तरीके की राजनीति करती रही है उसको ये भूल चुके हैं। मतलब वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो चुकी है, और इसलिए इस तरह के काम, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, जब कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए राहुल गांधी के मैनेजर्स को कि नाम छापने से पहले फोन पे पूछ लिया होता, दीदी तुम आओगी, अखिलेश बाबू आप आएंगे, नीतीश बाबू आप आएंगे, तब आपका नाम डालें। नाम डाल दिया और पूछा नहीं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक, जिसको कहते हैं कि सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। लेकिन 7 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें न्योता नहीं गया है, केजरीवाल, ओवैसी, ऐसे लोग शामिल हैं इसमें। तो देखिए, इसमें तो बदरुद्दीन साहब असम वाले, जिनके साथ गठबंधन करते हैं चुनाव में, लेकिन अभी नहीं। असम में चुनाव होगा तो दोनों एक साथ उठेंगे बैठेंगे, सीट शेयरिंग का मसला चलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ये ओवैसी को भी भूल गए हैं। आम आदमी पार्टी, खैर ये तो न इधर के हैं न तो उधर के हैं, इनका तो न घर के रहे न घाट के रहे केजरीवाल। बाकी लोगों को केसीआर, इनको अलग कर देना, पॉलिटिकल जो अपना इनका हिसाब किताब है, उस हिसाब से हिंदुत्व के ऊपर लड़ना है, इसलिए मुस्लिम पार्टीज और उस तरह के लोगों को दूर रखने की कोशिश की गई है। तो देखिए कितने लोग पहुंचते हैं। अगर 21 में से 10 लोग भी नहीं पहुंचे तो बहुत एम्बैरेसमेंट होने वाली कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल। अब बात टीएमसी के एक और विधायक के कैश फ्लो की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। विधायक के घर, कार्यालय, चावल और तेल मिल पर विभाग की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। लंबी चली छापेमारी में 15 करोड़ रुपए और कुछ दस्तावेज मिलने की खबर सामने आई है। फिलहाल जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। बता दें आपको कि जाकिर हुसैन जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक है। श्रम विभाग पश्चिम बंगाल के पूर्व एमओएस भी रह चुके हैं। लगता है पश्चिम बंगाल में नोटों का पहाड़ कुछ ज्यादा ही है। देखिए, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे। मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहां हर तरह के उल्टे पुल्टे काम होते हैं। ये मुर्शिदाबाद वही है जहां से ये कैटल स्मगलिंग, गौ तस्करी का वो केंद्र है। वहीं से तमाम काउंटरफीट से लेकर के, ड्रग्स से लेकर के, तमाम तरह के 2 नंबर काम जो है वहां से होते हैं। और वहां का ये सरदार है ममता बनर्जी का बहुत ही क्लोज नाम जाकिर हुसैन। बताइए कौन क्या रोक लेगा? नोटों का पहाड़ वहां भी मिला है। वैसे बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो एक छोटा सा प्यादा है, ऐसे ऐसे सैकड़ों भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की जो वहां सरकार चल रही है उसका आधार ही भ्रष्टाचार है, लूट खसोट। बताइए, अनाज के मिल्स और ये सारी चीजें, क्या आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर? अम्फाम के लिए जो आया सामान खा गए, चावल चोर हैं, पीडीएस सिस्टम में पैसे, अनाज गायब। तो कई सारे आरोप। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, ममता बनर्जी उनके चट्टे बट्टों की पोल खुल रही है। बंगाल की जनता गरीब है और टीएमसी के नेता
धनाढ्य बनते चले जा रहे हैं। जी, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी खबर में बात नीतीश के मंत्री के सनातन विरोधी बयान की। बिहार के शिक्षा मंत्री का असक्षत बयान सामने आया। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध जताया जा रहा है। चंद्रशेखर प्रसाद ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है। रामचरितमानस का दोहा अधम जाति में विद्या पाए भयु यथा अहि दूध पिलाए पढ़ते हुए कहा कि यह समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है, तो वहीं संत समाज में भी भारी आक्रोश है। तो उधर नीतीश बाबू बयान पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ये कैसा बयान है? बयान पॉलिटिकल बयान है। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई मंत्रिमंडल के लोग कभी कहते हैं कि राम जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर बन रहा है वो नफरत की जमीन है, और एक नया सुरमा पैदा हो गया। वैसे तो प्रोफेसर है, पता नहीं क्या किस तरीके से इसने पढ़ाई की, डिग्री वगैरह असली है या नहीं है। इसने रामचरितमानस का एक लाइन कोट करके आपने पूरी थ्योरी बना दी कि रामचरितमानस को जला दो। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बाद में सफाई भी देते हुए कहा कि भाई मैं पूरे रामचरितमानस के बारे में नहीं बोल रहा, 5-6 उस तरह की चौपाई हैं जिससे ये लगता है कि वो उसको हटा देना चाहिए। भाई कुरान के बारे में ऐसी बातें कह सकते हो, बाइबल के बारे में ऐसी बातें कह सकते हो, या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसे कह सकते हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ती है? हिंदू सहिष्णु है तो कुछ भी बकवास कर देंगे आप, और वो भी मूर्खतापूर्ण। इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लाइन आपने कही है वो रामचरितमानस में किसके लिए बोला जा रहा है और कौन इसे बोल रहा है। पूरी कहानी बहुत ही सिंपल है। ये जो वाक्य है, ये जो चौपाई है, ये एक नीची जाति के व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है। किससे? वो गरुड़ देव से बातचीत कर रहा है कि मैं तो नीची जाति का हूं, लेकिन यहां के जो ब्राह्मण हैं, उज्जैन के ब्राह्मणों के बारे में बता रहा है कि ये शिव भक्ति में लीन है, और जब मैं यहां पे आया तो मुझे भी इन्होंने ज्ञान दी। ये कह रहे हैं कि भाई दलितों को, पिछड़ों को रामचरितमानस पढ़ने से रोकता है। वो व्यक्ति जिसने इस लाइन को कही, इसके ठीक 2 चौपाई ऊपर वो ये कह रहा है कि ब्राह्मणों ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन मेरे गुरुजी ने कह दिया कि शिव जी भी विष्णु भगवान के उपासक हैं, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। और वही वो इसमें वो बता रहा है कि गुरु ने हमें पूरी चौपाई पढ़ो तो पूरी पढ़ो भाई। ये इधर उधर से जैसे राजनीति करते हो उस तरीके से एकेडमिक काम नहीं करना चाहिए। पूरी चौपाई पढ़नी चाहिए और पूरा पता होना चाहिए। ये वामपंथियों के पैम्पलेट से निकाल करके तुम कुछ भी बकवास कर दोगे और देश की जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी, वो दिन खत्म हो गया। तो वो उसमें कह रहा है कि भाई हमारे गुरु ने ये कहा कि भाई वो पूजक हैं, तो मुझे उस तरीके से गुस्सा गया। मैं तो नीच हूं, नीची जाति का हूं, लेकिन मुझे उसी हिसाब से गुस्सा आया जैसे ऐसा लगा कि भाई सांप को दूध पिलाया जा रहा। भाई पूरा पढ़ लिया करो, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसमें ये कहां लिखा हुआ है, या जो लाइन लिखी हुई है उसमें ये कहां से आप उसको ये इन्फ्लुएंस निकाल रहे हो कि भाई उसको ज्ञान अर्जित करने से, पढ़ाई लिखाई करने से मना किया गया। उस पूरे उत्तरकांड में वो जो 105 चैप्टर है, खंड है उसका, उसके अंदर वो साफ साफ बता रहा है कि वो नीची जाति का है, लेकिन उज्जैन के महाकाल के मंदिर के अंदर रहता है, वहां ब्राह्मणों से वो ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन मैं शिव भक्त इतना बड़ा हो गया कि शिव के आगे मैं विष्णु को नहीं मानता था, उसी का वो पूरा वर्णन है। लेकिन ये वामपंथी मानसिकता के जो कह सकते हैं कि डर्टी माइंड्स, अधजल गगरी छलकत जाए,
जिनको पूरी जानकारी नहीं और वो अचानक से ज्ञान देने लगता है। भाई ऐसा है, कार्ल मार्क्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन करो, आलतू फालतू चीज़ें जो तुमने पढ़ रखी हैं कॉलेज में या अपने स्टूडेंट को पढ़ाते होगे, उन सब के बारे में बातचीत करो। हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बकवास नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार तो भोले हैं, इनके दो मंत्री हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, प्रभु श्री राम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ये करें हमको मालूम ही नहीं है। भाई मालूम नहीं है तो इस्तीफा दे दो, तेजस्वी यादव को बिठा दो, खत्म करो कहानी। तो ये इन लोगों से कुछ होना जाना है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज में आने के लिए इस तरह की बकवास और बेहुदा टिप्पणी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।